पिछले क्लास में आप हेडिंग कुछ डाले हुए हैं ना, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, और कुछ लिखे हैं। बीचों बीच लाइन डालिए, पहले लिखिए भौतिक अधिशोषण और बाद में लिखिए रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और बाद में लिखना है रासायनिक अधिशोषण। सुनिए, अब सबसे पहला अंतर ध्यान से सुनना। पहले आपको याद है भौतिक अधिशोषण में जो आकर्षण बल हुआ था वो वंडरवाल आकर्षण बल था और एक कमजोर आकर्षण बल था। दूसरा में जो आकर्षण बल था वह रासायनिक बंधन बनने के कारण हुआ था। लिखेंगे भौतिक अधिशोषण का, भौतिक अधिशोषण में 1 नंबर लिखिए। इस अधिशोषण में, किस अधिशोषण में? भौतिक अधिशोषण में। इस अधिशोषण में अधिशोष्य के अणु, अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के सतह पर, अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के सतह पर वंडरवाल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। वंडरवाल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। वंडरवाल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। रासायनिक अधिशोषण में लिखिए इसमें अधिशोषक के अणु, इसमें अधिशोष्य के अणु, इसमें अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के सतह पर, अधिशोषक के सतह पर रासायनिक बंधन द्वारा, रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा याद कीजिए, भौतिक अधिशोषण का सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होता है और रासायनिक अधिशोषण का बहुत अधिक। लिखेंगे भौतिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। भौतिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। भौतिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। उधर लिखिए रासायनिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। रासायनिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा, रासायनिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा लिखिए भौतिक अधिशोषण में लिखिएगा इसका वेग ताप के बढ़ने से घटता है। इसका वेग ताप के बढ़ने से घटता है। इसका वेग ताप के बढ़ने से घटता है।
रासायनिक अधिशोषण का तीसरा पॉइंट लिखिएगा। याद है, ताप के बढ़ने से पहले वेग बढ़ता था और बाद में घटता था। लिखेंगे इसका वेग ताप के बढ़ने से, हाँ जी, रासायनिक अधिशोषण का तीसरा पॉइंट लिखिए। इसका वेग ताप के बढ़ने से, इसका वेग ताप के बढ़ने से पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, और बाद में घटता है। भौतिक अधिशोषण 4 नंबर। यह उत्क्रमणीय होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह उत्क्रमणीय होता है, और उधर लिखिएगा रासायनिक अधिशोषण में यह अनुत्क्रमणीय होता है। थोड़ा समझो इसको। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। यदि परमानेंट मार्कर से लिख दें तो नहीं मिटेगा। परमानेंट मार्कर हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन, और ये ड्राई स्केच जो हो गया ये हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन। लिखिए, भौतिक अधिशोषण में यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण में लिखना है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। आप इसका मतलब समझ लीजिए। पहले उधर लिख लो, यह रासायनिक अधिशोषण में लिखो यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। देखिए, विशिष्ट नहीं होता है ये और विशिष्ट होता है ये, इसका मतलब समझिए। विशिष्ट का मतलब होता है खास, और विशिष्ट नहीं हो का मतलब होता है आम। आम आदमी, खास आदमी। आम आदमी का मतलब हर कोई जनरल आदमी आम आदमी है, और उसी में कोई एक खास होता है। तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना, वह सब के साथ नहीं होता है, कुछ खास चीज़ों के साथ ही होता है, इसीलिए यह प्रकृति में विशिष्ट है। और भौतिक अधिशोषण ऑलमोस्ट सब चीज़ों के साथ होता है, इसीलिए वह विशिष्ट नहीं है। कितना पॉइंट हुआ टोटल डिफरेंस? 5। इसका लास्ट पॉइंट देखिए, लिखिए तो। लिखेंगे यह बहुपरत में होता है। यह बहुपरत, मल्टीलेयर। यह बहुपरत में होता है, और उधर रासायनिक अधिशोषण में लिखिएगा यह एक परत में होता है। इट इज इन मोनोलेयर। केमिकल में ये लिखना है, यह बहुपरत में होता है, और इसमें लिखा हुआ है यह एक परत में होता है। अब थोड़ा इसका मतलब समझिए। हम यह इस पर फिर एक बार लिख दें, फिर लिख दें, फिर लिख दें, आपको नहीं लगता है कि लेयर बाय लेयर यह चलता चला जाएगा? लेकिन लोहा पर जब आप पेंट कीजिएगा, तो एक बार जब आप पेंट कर दीजिएगा और फिर दोबारा कीजिएगा, तो आप ये बताइए कि आप लोहा पर पेंट कर रहे हैं या पेंट पर पेंट कर रहे हैं? पेंट पर पेंट कर रहे हैं। अभिक्रिया तो लोहा का न पेंट के साथ होना है, पेंट का तो पेंट के साथ होना नहीं है। इसीलिए रासायनिक अधिशोषण केवल एक परत में होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुपरत में होता है। ये पूरा समाप्त हुआ। अधिशोषण का जो टॉपिक था वह आपका समाप्त हो गया है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया। इस चैप्टर को हम लोग 3 भाग में पढ़ने वाले थे। पहला भाग था अधिशोषण, तीसरा और लास्ट भाग था उत्प्रेरक। ये दोनों खत्म हो चुका है। उत्प्रेरक तो केमिकल काइनेटिक्स में ही खत्म हो गया, ये यहाँ खत्म हो गया अधिशोषण। अब बचा हुआ है केवल एक पार्ट, और ये पार्ट थोड़ा लंबा चलता है, और वो पार्ट है क्या? कोलाइडल अवस्था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि कोलाइडल अवस्था या कोलाइडल विलयन को आप रेंडमली ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। आपको पहले कोलाइडल विलयन तक पहुंचने के लिए, या कोलाइडल अवस्था क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
पहले कुछ बेसिक बात जानिए, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बेसिक बात में क्या है उसको पहले आप सुनिए, लिखना नहीं है अभी। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट का नाम है, बायोलॉजी में इनका बड़ा नाम रहता है। हालांकि ये केमिस्ट थे, ये भी एक बात सही है। इन्होंने क्या किया कि जितना भी पदार्थ है ना नेचर में, इसको दो भागों में बांट दिया। यानी उन्होंने कहा पदार्थ दो तरह का होता है। अब किस आधार पर कह दिया? कुछ बेस तो रहा होगा ना, आखिर ठोस द्रव गैस, ये तो तीन तरह का ना हो गया पदार्थ, वो किस आधार पर दिए? उन्होंने क्या कहा, जैसे इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। हम लोगों के बॉडी में इंटरनली बहुत सारा चीज़ है, जैसे अंदर में ब्लड है। हम गर्मी के दिन में जब काम करते हैं धूप में या गर्मी रहती है तो हमारे शरीर से पसीना चलता है। पसीना जो चलता है तो इसका मतलब स्किन में जहाँ तहाँ छेद है तब तो पसीना चलता है। पसीना के साथ कभी कभी पसीना मुंह भर में जो चला जाता होगा तो वो नमकीन लगता है। देखें या फील किए हैं? फील किया होगा। एक्चुअल में बहुत गर्मी रहती है, मान लीजिए बहुत काम कर रहे हैं, हाथ में कुछ है और पसीना गिर रहा है, हो सकता है मुंह में चला जाए, तो अपना पसीना ठीके लगेगा। ऐसा है रे? जी सर, हड्डी तोड़ देंगे। तो शरीर से जो पसीना निकला वो एक लिक्विड के फॉर्म में निकला, और लिक्विड के साथ NaCl भी निकला, तब ना हमारे मुंह में जाने पर वो नमकीन लग रहा है। तो हमारे शरीर से पानी मतलब पसीना के रूप में निकला, फिर नमक NaCl वो उसी के साथ निकला। लेकिन क्या काम करते करते ब्लड निकलने लगता है जैसे पसीना निकलता है? यदि ऐसा कुछ हो रहा है ना तो इलाज करवाओ, कुछ गड़बड़ चल रहा है तुम्हारे साथ, समझे? ब्लड नहीं निकलता है लेकिन पसीना निकल जाता है, जबकि ब्लड भी एक लिक्विड है। ब्लड भी तो लिक्विड फॉर्म में है और पसीना भी लिक्विड है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ है इसके अंदर जो उस चीज़ को रोक लेता है, कुछ को बाहर निकलने देता है, कुछ को बाहर निकलने नहीं देता है? एक्चुअल में वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक विशेष प्रकार का झिल्ली होता है ये। इसी को हम लोग जंतु झिल्ली कहा करते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पूरा केमिकल नाम है, एनिमल मेम्ब्रेन या जंतु झिल्ली के नाम से ये छन्ना जाना जाता है। इसी छन्ना का काम है पसीना या फालतू चीज़ों को बाहर निकालना, और जो हमारे शरीर के अंदर का काम का चीज़ है उसको अंदर रख लेना। यदि उस काम के चीज़ को भी निकालना चाहते हैं तो एक ब्लेड लेके काट के देखिए थोड़ा सा। तो ये स्किन जब तुम कट करोगे तब तक ब्लडिंग नहीं होगा जब तक कि तुम्हारा वो SPM ना कट जाए। SPM कटेगा, कभी कभी हल्का फुल्का कटता भी है तो देखता होगा ब्लडिंग नहीं हुआ, तो लगता है कि हल्का कटा तो ब्लडिंग काहे नहीं होगा। जब तक SPM कटेगा नहीं तब तक ब्लडिंग नहीं होगा। तो SPM हमको सेपरेट करता है हमारे अंदर के मतलब जो काम की चीज़ें हैं उनको। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि कुछ पदार्थ जो है वह जंतु झिल्ली से आर पार हो जाता है, जैसे NaCl, और जैसे ब्लड हेमोग्लोबिन होगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ आर पार नहीं होता है। किससे? जंतु झिल्ली से। इसी आधार पर थॉमस ग्राहम ने चीज़ों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को 2 भागों में बांटा। एक को उन्होंने कहा क्रिस्टलाव और दूसरे को उन्होंने कहा कोलाइड। एक पदार्थ का नाम रखा क्रिस्टलाव, दूसरे का नाम रखा कोलाइड। क्रिस्टलाव उसको कहा उन्होंने जिसका विलयन आसानी से या कठिनाई से जंतु झिल्ली के आर पार हो जाता है, और कोलाइड उस पदार्थ को कहा जिसका विलयन आसानी से या कठिनाई से भी आर पार ना हो। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl हो गया, ग्लूकोज, ये सब आर पार हो जाता है, लेकिन गोंद टाइप का चीज़, हेमोग्लोबिन टाइप का चीज़, कार्बोहाइड्रेट टाइप का चीज़, जितना चिपचिपा टाइप का चीज़ होता है ना, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कोलाइड के अंतर्गत।
तो वैसा वैसा ही एग्जाम्पल भी लिखाया जाएगा। अब आप फटाफट स्टार लगाइए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिए। लिखो तो, क्या लिखेगा? कुछ हो लिखो। लिखेंगे, स्टार लगाइए, हेडी डालिए। जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर, जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर, जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर थॉमस ग्राहम ने, थॉमस ग्राहम थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा। पदार्थों को दो भागों में बांटा। पहला क्रिस्टलाव, इसको यहीं पर डिफाइन कर ही लेना, क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलाव, क्रिस्टलॉइड्स। लिखेंगे वह पदार्थ जिसका विलयन, वह पदार्थ जिसका विलयन आसानी से या कठिनाई से, आसानी से या कठिनाई से जंतु झिल्ली के द्वारा, जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित हो जाता है, जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित हो जाता है, जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित हो जाता है, उसे क्रिस्टलाव कहते हैं, उसे क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे NaCl, ग्लूकोज, CaCl etc। और एग्जाम्पल लिखने के बाद दूसरा लिखिएगा कोलाइड। CSCl है ये, CSCl सीजियम क्लोराइड। दूसरा लिखेंगे कोलाइड। वह पदार्थ जिसका विलयन, वह पदार्थ जिसका विलयन जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होता है, जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होता है, उसे, जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे ग्लू, गम, ये गोंद होता है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट,
हेमोग्लोबिन, इटी से। ये सब जो है ना, सब चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, एक को वो आर पार नहीं करेगा, जैसे रखोगे वैसे ही रखा रह जाएगा। बोलिए, लिख ली क्या? हो गया? क्या यहां तक समझे आप? तो आगे चलकर ये जो विलियन है ना, ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन में आ गया। ये जो विलियन होता है ये 3 प्रकार का होता है। किस आधार पर 3 प्रकार का होता है? विलय के कण का आकार कैसा है। विलय के कण का आकार बहुत बड़ा है, विलय के कण का आकार बहुत छोटा है, और विलय के कण का आकार इंटरमीडिएट है। इस आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। विलय के कणों के आकार के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर लिखेंगे निलंबन, इंग्लिश में सस्पेंशन। बी नंबर कोलाइडल विलियन, इंग्लिश में कोलाइडल सॉल्यूशन। और सी नंबर वास्तविक विलियन। ट्रू सॉल्यूशन। अब हमने ये कहा कि विलय के कणों के आकार के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, और कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई इंटरमीडिएट होता है। तो इसका कुछ ना कुछ पैमाना होगा ना, कि कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। तो जानिए, इस तीनों का परिभाषा अभी हम नहीं लिखने वाले, इस तीनों का कंपैरिजन करेंगे, संबंध देखेंगे आपस में परस्पर, कैसे ये आपस में एक दूसरे से अलग है। तो इसको एक टेबल के थ्रू आपको इस चीज़ को आपको एक टेबल के थ्रू समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कुछ बात समझिए आप यहाँ पर। निलंबन जो होता है ना, इसमें विलय बहुत बड़ा होता है, विलय का कण इसमें बहुत छोटा होता है, और कोलाइडल विलियन में बीच का होता है। यदि विलय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो तो वो निलंबन के अंतर्गत आता है। यदि 1000 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो और 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो, यानी 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का हो, तो वो कहलाता है कोलाइडल विलियन। और यदि विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो तो वो कहलाता है वास्तविक विलियन। आप वास्तविक विलियन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अभी तक जो विलियन चैप्टर पढ़ा था ना दूसरा, वो टोटल का टोटल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन ही था। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन एक छोटा सा टर्म है, ये तुरंत समाप्त हो जाएगा, कंपैरिजन में ही ख़त्म हो जाता है। और मेन रूप से हमको पढ़ना किसके बारे में होता है? अब समझ में आया कि कैसे आ गया कोलाइडल। अब आपका आया है टॉपिक, इसी को कोलाइडल अवस्था या फिर इसी को कोलाइडल विलियन कहते हैं। तो रिलेटिवली कंपेरिजन इसका नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आप इस तीनों को उतार लीजिए। उतार लिए क्या? अगला दिन जब आप आओगे तो तीनों को 3 कॉलम में सजाकर हम एक एक बात सबका टू दी पॉइंट बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है, कैसे एक दूसरे में कंपेरिजन करेंगे, तो ये होगा। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं।
eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.